नमस्कार, जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आधुनिक भारत और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत अनेक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का व्याख्यात्मक उत्तर इस वीडियो में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में कौन सा समाजवादी नेता था जो हजारीबाग जेल से भाग गया और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गया? ए राम मनोहर लोहिया, बी बीनू मसानी, सी जयप्रकाश नारायण, डी अच्युत पटवर्धन। तो इसका सही उत्तर है सी जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था उसी के सुबह में यानी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसी के तहत जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था और इस हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण दीपावली पर्व के समय जेल की दीवार को फांद करके फरार हो गए थे और यहाँ से नेपाल चले गए। नेपाल के राजविलास जंगल में इन्होंने आज़ाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन छापामार दस्ता की स्थापना की और आज़ाद दस्ता के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को काफ़ी शक्तिशाली बनाया गया। प्रश्न संख्या 2 है, 1946 का तेभागा आंदोलन भारत के निम्नलिखित वर्तमान राज्यों में से किससे संबंधित था? ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है बी पश्चिम बंगाल। ब्रिटिश शासनकाल में पश्चिम बंगाल में किसानों ने भूमि कर को दर को 1/3 करने की मांग को लेकर के तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में शुरू किया था और भारत की आज़ादी के पहले तक ये किसानों का अंतिम आंदोलन था और अंग्रेजी शासनकाल में किसानों का ये सबसे शक्तिशाली आंदोलन था। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास है? ए 1857, बी भारतीय विद्रोह के सिद्धांत, सी सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 1857। भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने 1857 के विद्रोह पर सरकारी इतिहास लिखने के लिए डॉक्टर एस.एन. सेन की अध्यक्षता में इतिहासकारों की एक टीम बनाई थी और 1857 के विद्रोह पर जो सरकारी इतिहास है उस पुस्तक का नाम है 1857। इस पुस्तक को डॉक्टर एस.एन. सेन ने लिखा है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किस संगठन का 1886 ईस्वी में कांग्रेस में विलय हो गया? ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, डी इंडिया लीग। तो इसका सही उत्तर है बी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। 1886 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 2 प्राग हिंदू समाज, 3 हिंदू महासभा, 4 भारत धर्म महामंडल। तो इसका सही उत्तर है सी केवल 1 और 3 यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और हिंदू महासभा। 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना थी। इसके पहले ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहलाता था जिसकी स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी और इसके अलावे हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में मिशनरियों यानी ईसाई मिशनरियों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया? ए चार्टर अधिनियम 1793, बी चार्टर अधिनियम 1813, सी चार्टर अधिनियम 1853, डी चार्टर अधिनियम 1773।
तो इसका सही उत्तर है चार्टर अधिनियम बी 1813। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दे दी गई और यहीं से भारत में ईसाईकरण का कार्य तेज हो गया। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किसके बाद यान्दबू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, सी आंग्ल भूटान युद्ध, डी तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध। तो इसका सही उत्तर है ए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जिसका विश्लेषण इसके पूर्व के वीडियो में किया गया है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति यान्दबू की संधि से हुआ था। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में कौन सा अखबार महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था जो नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय और प्रवासी समुदाय के लिए नागरिक अधिकार जीतने के लिए गांधी और नटाल भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले राजनीतिक आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण था? ए सत्याग्रह, बी भारतीय आवाज़, सी भारतीय राय, डी हरिजन। तो इसका सही उत्तर है सी भारतीय राय। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक अखबार का प्रकाशन किए थे, संपादन इंडियन ओपिनियन, उसी का हिंदी नाम यहाँ विकल्प में है भारतीय राय। प्रश्न संख्या 9 है, सॉरी इसका भी विकल्प डी कट गया है, इस प्रश्न को डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रगोप्तार समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ईश्वर चंद्र गुप्ता, डी दादा भाई नौरोजी। तो राष्ट्रगोप्तार समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी, विकल्प डी सही है। दादा भाई नौरोजी पारसी समुदाय के थे और इन्होंने राष्ट्रगोप्तार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और उन्होंने ही भारत में पहली बार इकोनॉमिक ड्रेन पॉलिसी, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। पहली बार 1886 कलकत्ता अधिवेशन, दूसरी बार 1893 लाहौर अधिवेशन और तीसरी बार 1906 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। प्रश्न संख्या 11 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये अधिनियम ने कंपनी के नौकरों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने से रोक दिया। बी, इस अधिनियम के कारण कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 3, इस अधिनियम में एक नियंत्रक बोर्ड की नियुक्ति और कंपनी तथा क्राउन द्वारा ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार का प्रावधान किया गया। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनें। इस प्रश्न का भी डी नंबर विकल्प नहीं छप सका है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, केवल 1 और 2, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया और इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी अध्यक्ष लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। प्रश्न संख्या 12 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद की सदस्यता बढ़ा दी गई। 2, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। 3, द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों से केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका उत्तर है डी, 1, 2 और 3। 1935 का एक्ट भारत के शासन को चलाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया अंतिम अधिनियम है और इसी एक्ट के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि यह एक्ट दास्ता का नया चार्टर है। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाया गया था। इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। और तीसरा, इसी एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 13 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? ए, ईस्ट इंडिया कंपनी से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। बी, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए। सी, ब्रिटिश क्राउन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए।
डी चीन में कंपनी के व्यापार की अनुमति देने के लिए। इसका सही उत्तर है सी ब्रिटिश क्राउन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण काफ़ी कड़ा कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इसी एक्ट का विरोध करते हुए गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स त्यागपत्र दे दिए थे। और इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एक्ट का विधेयक यानी कानून का प्रारूप ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट ने तैयार किया था, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कपास उद्योग किस प्रकार इंग्लैंड से कमतर था? ए, भारतीय कपड़ा उद्योग का घरेलू बाजार लगातार बढ़ता जा रहा था और बड़ा था। बी, प्रचुर मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध था। सी, उद्योग का प्रबंधन उच्च कुशल तकनीशियनों और प्रबंधक द्वारा नहीं किया जाता था। डी, भारत सूती वस्त्रों का पारंपरिक घर था। तो इसका सही उत्तर है सी, उद्योगों का प्रबंधन उच्च कुशल तकनीशियन और प्रबंधक द्वारा नहीं किया जाता था। प्रश्न संख्या 15 है, अलीनगर की संधि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? ए, अलीवर्दी खां और शुजा उद दौला। बी, लॉर्ड क्लाइव और सिराज उद दौला। सी, लॉर्ड क्लाइव और मीर कासिम। डी, लॉर्ड क्लाइव और मीर जाफर। इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड क्लाइव और सिराज उद दौला। अलीनगर की संधि लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच की गई थी और इस संधि में यह प्रावधान किया गया था कि बंगाल के नवाब अपने क्षेत्र की सीमा में रहें और लॉर्ड क्लाइव यानी कंपनी अपने क्षेत्र की सीमा में रहें। दोनों को अपने अपने क्षेत्र की सीमा में रहने संबंधी प्रावधान किया गया था। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के रूप से में भी जाना जाता है? ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। सी, 1853 का चार्टर अधिनियम। डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका सही उत्तर है बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के निम्नलिखित वायसराय को उनकी नियुक्ति के वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। ए, लॉर्ड कैनिंग। दो, लॉर्ड मेयो। सी, लॉर्ड एल्गिन। डी, लॉर्ड लिटन। विकल्प है कूट में 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 2 4 3, 1 4 3 2। तो इसका सही उत्तर है सी, 1 2 4 3। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना जाता है? ए, 1773 का विनियमन अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट। डी, 1813 का चार्टर अधिनियम। सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम अंग्रेजी शासनकाल का ऐसा अंतिम अधिनियम था जिसके द्वारा केंद्रीयकरण यानी कि केंद्रीय शक्ति को मजबूत बनाया गया। इसके बाद धीरे धीरे विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ हुई। प्रश्न संख्या 19 है, देशभक्ति गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ए, भगत सिंह। बी, बटुकेश्वर दत्त। सी, बिस्मिल अजीमाबादी। डी, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है सी, बिस्मिल अजीमाबादी। जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गीत को बिस्मिल अजीमाबादी नामक शायर ने लिखा था, लेकिन इस गीत को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय राम प्रसाद बिस्मिल ने गा करके किया। प्रश्न संख्या 20 है, डेरिजियो यानी हेनरी विवियन डेरिजियो के बारे में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वे बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हैं? ए, राजा राम मोहन राय। बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सी, रविंद्रनाथ टैगोर। डी, एस.एन. सेन। तो इसका सही उत्तर है ए, राजा राम मोहन राय। हेनरी विवियन डेरिजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक यानी जनक है और ये कलकत्ता हिंदू कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे और इन्होंने भारत में सामाजिक सुधार हेतु क्रांतिकारी कदम उठाया
और डेरिजियो को भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये एंग्लो इंडियन थे। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में कौन सा वायसराय भारत में वायसराय के आधिकारिक निवास पीटर हॉफ का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड एल्गिन, सी लॉर्ड लीटन, डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका सही उत्तर है बी लॉर्ड एल्गिन। तो इसका सही उत्तर है बी लॉर्ड एल्गिन। प्रश्न संख्या 22 है, जब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया तो भारत का वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मिंटो द्वितीय, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड बेबेल। तो इसका सही उत्तर है डी लॉर्ड बेबेल। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड बेबेल थे और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। इस दिन संपूर्ण भारत में, विशेषकर पूर्वी भारत में भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ और ये दंगा का मुख्य केंद्र वर्तमान बांग्लादेश में नोआखली था और यह दंगा थोड़े बहुत कमी के साथ और वृद्धि के साथ पाकिस्तान की प्राप्ति तक चलता ही रहा। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना गया था? फिर पूर्व का ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसके लिए सॉरी। ए 1773 का विनियमन अधिनियम, बी 1813 का चार्टर अधिनियम, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1833 का चार्टर अधिनियम। प्रश्न संख्या 24 है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बनाए गए कानून को अधिनियम कहा जाना था? ए 1833 का चार्टर अधिनियम, बी 1813 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है ए 1833 का चार्टर अधिनियम। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी अंबिका चरण मजूमदार, सी हकीम अजमल खां, डी सैयद हसन इमाम। तो इसका सही उत्तर है बी अंबिका चरण मजूमदार। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था जिसको लखनऊ समझौता अथवा कांग्रेस लीग समझौता कहते हैं। और साथ ही इसी अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल के बीच एकता स्थापित हो गई। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।